Hello everyone, this is Tanush Goswami and I am back with another super informative video. इस साल इंडियन स्टॉक्स मेजर इक्विटी मार्केट्स की तरह डाउनवर्ड ट्रैक पे रहे। 2022 के फर्स्ट हाफ में सेंसेक्स लगभग 7% गिरा और इससे सभी इन्वेस्टर्स का फोकस वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशनरी प्रेशर और सेंट्रल बैंक्स के बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट पर आ गया है और सभी इस इंतजार में हैं कि कब चीजों के बढ़ते दाम रुकेंगे। सप्लाई चेन में दिक्कत आने से और क्रूड ऑयल के प्राइस हाइक से इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ा है और इसे कंट्रोल करने के लिए एकमात्र तरीका सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी है। अगर हम इसे दूसरी तरह से समझें तो इंटरेस्ट रेट्स पॉलिसी मेकर्स द्वारा बढ़ाए जाते हैं मनी सप्लाई को रोकने के लिए और इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कम करने के लिए। बढ़ते इंटरेस्ट रेट एक जरिया है लोगों को मोटिवेट करने का ताकि वो कम से कम खर्च और ज्यादा से ज्यादा बचत करें। बढ़ते इंटरेस्ट रेट के कारण मार्केट की लिक्विडिटी पे असर पड़ा है और कॉर्पोरेट एक्सपेंशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट रहा। दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स बढ़ते इंटरेस्ट रेट से परेशान हैं। हालांकि कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले कि इंटरेस्ट रेट हाइक ने सभी इंडस्ट्रीज को इक्वली अफेक्ट नहीं किया है। कुछ सेक्टर्स जैसे कि आईटी और सर्विस इंडस्ट्री पर इसके बहुत ही कम इफेक्ट पड़ा है एज कंपेयर टू अदर कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स, और हो सकता है कि बैंकिंग इंडस्ट्री को इसका फायदा हो। सेकेंडली, सेंट्रल बैंक की किसी भी मॉनेटरी पॉलिसी को अमल में लाने के लिए यानी कि मटेरियलाइज होने के लिए 2 से 3 क्वार्टर का समय लगता है और वहीं बेसिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की कॉस्ट कम होने से उसकी डिमांड पर इमीडिएट इम्पैक्ट होता है। अगर हम 2019 की बात करें तो उस समय रेपो रेट 6% जो कि आज के रेट 5.40% से काफी ज्यादा था। जून 2018 में रिटेल इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर 6.25% कर दिया था, जिसके कारण फूड और ऑयल कॉस्ट बहुत हाई हो गया था। उसके बाद भी इन्वेस्टर्स ने उम्मीद नहीं छोड़ी और फाइनली मिड जुलाई में सेंसेक्स बहुत अच्छे स्तर पर पहुंच गया था और निफ्टी भी 11,000 पॉइंट से ऊपर पहुंच गया था, जिससे बैंकिंग और एनर्जी सेक्टर में काफी तेजी आई थी। हाल ही में हुई गिरावट को देखें तो मार्केट में पहले से सप्लाई की कमी, क्रूड ऑयल प्राइसेस और यूएस ईयू रिसेशन के कारण चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। आने वाले समय में स्टॉक मार्केट में काफी उतार चढ़ाव रहेंगे और इक्विटीज में आने वाले साल में तेजी देखने को मिल सकती है। बढ़ती इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ अगर 2021 की प्रिलिमिनरी फोरकास्ट की माने तो जीडीपी के नॉमिनल टर्म्स में 19.5% का और रियल टर्म्स में 8.7% का इंक्रीमेंट पॉसिबल है और पैंडेमिक से लेके अभी तक इकोनॉमी में 1.5% की ग्रोथ आई है। चांस है कि सेंसेक्स 56,000 क्रॉस करेगा और ग्रोइंग इकोनॉमी और कॉर्पोरेट अर्निंग से निफ्टी ईयर एंड तक 18,000 पॉइंट्स तक पहुंच जाएगा। तो चलिए शॉर्ट में कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फेड रेट बढ़ने के कारण इंडिया में फॉरेन कैपिटल फ्लो पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिसका डायरेक्ट असर होगा इंडियन रुपी पर, जो कि ऑलरेडी काफी प्रेशर में है। रुपी इम्बैलेंस होने की वजह से इंडिया में फिस्कल और अकाउंट डेफिसिट भी इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि इंडिया काफी सारी कमोडिटीज का एक सिग्निफिकेंट इंपोर्टर है, इंक्लूडिंग क्रूड ऑयल, पाम ऑयल एक्सेट्रा। इन सभी कमोडिटीज की प्राइस हाई होने के कारण 2022 के फर्स्ट हाफ में कंट्री की फॉरेन करेंसी सिचुएशन और ज्यादा खराब हुई है। फिलहाल इन्फ्लेशन का रेट 4 से 6 पॉइंट के भी ऊपर जा चुका है, जिसकी वजह से इंडिया को काफी सफर करना पड़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कॉर्पोरेट मार्जिन्स में गिरावट देखने को मिल सकती है एंड दैट इज जस्ट ड्यू टू हाई कमोडिटी प्राइसेस, जो कि रॉ मटेरियल का एक मेन सोर्स है। अगर इंडियन रुपी की बात करें तो अगर इसकी वैल्यू करंट प्राइस से नीचे जाती है तो इसका इन्फ्लेशन पर काफी बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि इसके चलते क्रूड ऑयल जैसी बेसिक कमोडिटीज के इंपोर्ट प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। ग्लोबल मार्केट काफी अनसर्टेन होते हैं, इसलिए इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर वो मार्केट की वजह जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके चेंजेस पर ज्यादा ध्यान दें तो उन्हें काफी फायदा हो सकता है। मेजॉरिटी ऑफ इकोनॉमिस्ट का भी यही कहना है
कि फिलहाल में मार्केट ग्रोथ से ज्यादा बड़ा थ्रेट इन्फ्लेशन है, जिसे मैनेज करने के लिए इंडिया भी इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करने की तैयारी में है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का कहना है कि मेजॉरिटी कंट्रीज का इन्फ्लेशन इस वक्त पीक पे है, जिसमें इस साल के अंत तक गिरावट आएगी। इस समय इन्वेस्टर्स के दिमाग में काफी सारे सवाल उठ रहे हैं और उन्हें तरह तरह के सजेशंस भी मिल रहे हैं कि उन्हें कौन सा स्टॉक परचेज करना चाहिए या किस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में उनका पैसा सबसे ज्यादा सेफ रहेगा। तो ऐसी ग्लोबल सिचुएशन से डील करने के लिए हमारे पास कुछ सिंपल और टाइम टेस्टेड आइडियाज हैं। तो चलिए सबसे पहली टिप से शुरू करते हैं। ज्यादातर देखा गया है कि मार्केट वोलेटिलिटी के कारण लोग अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं और ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि ये सबसे अच्छा टाइम होता है यूनिट्स को डिस्काउंटेड रेट्स पे खरीदने का और एवरेज कॉस्ट को इंक्रीज करने का। सेकेंडली, स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स के टाइम पे एक फंडामेंटल प्रिंसिपल हमेशा याद रखें कि आप हाई क्वालिटी स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करें और स्टॉक्स की क्वालिटी के लिए आपको कंपनी के कैश फ्लो, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट पे ध्यान देना होगा। थर्डली, एसआईपी के अलावा बियर मार्केट सबसे अच्छा टाइम होता है लंप सम इन्वेस्टमेंट के लिए, भले ही वो म्यूचुअल फंड में हो या स्टॉक्स में हो। चौथी टिप की बात करें तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी रजिस्टर्ड एडवाइजर से डिस्कस जरूर करें। यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू इन्वेस्टर कैफे फॉर एनी फाइनेंशियल क्वेरी और किसी भी लेमन और सोशल मीडिया की टिप्स और एडवाइजेस पर भरोसा ना करें। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, अगर ट्रेडिंग आपका प्राइमरी करियर नहीं है तो फ्यूचर और ऑप्शन कॉल से दूर रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।